जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हो, फोर्थ सेमेस्टर में या फिर सिक्स सेमेस्टर में, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो। ठीक है। पेपर का नाम है आपके इन्वायरमेंटल इशूज चैलेंज एंड मैनेजमेंट। पेपर कोड है DDU का AE4 EICM। ठीक है। माइनर पेपर को कुरिकुलर के अंतर्गत इसका आप लोगों का एग्जाम होता है। इसके पहले मैंने आपको एक मॉडल पेपर दे दिया है, ये आपका दूसरा मॉडल पेपर है। इसमें 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपके रखे गए हैं। ठीक है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वैश्विक ऊर्जा खपत में सबसे अधिक योगदान किस ऊर्जा स्रोत का है? तो जीवाश्म ईंधन का सबसे ज़्यादा है ना। वैश्विक ऊर्जा खपत में, है ना, विश्व में, पूरे विश्व में ऊर्जा खपत में सबसे अधिक योगदान किसका है? जीवाश्म ईंधन का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर इसमें पूछा गया है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का वर्तमान स्थापित क्षमता में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो सौर ऊर्जा का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 इसमें पूछा गया है, ऊर्जा संकट का मुख्य कारण क्या है? ऊर्जा संकट का मुख्य कारण है मांग और आपूर्ति में असंतुलन। ठीक है ना। इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है आपका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 इसमें पूछा गया है, उच्च तीव्रता से क्या तात्पर्य है? उच्च तीव्रता से तात्पर्य है प्रति इकाई GDP में उपयोग की गई ऊर्जा। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 इसमें आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 का मसौदा किस संस्था ने तैयार किया? तो नीति आयोग ने तैयार किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर इसमें पूछा गया है, NEP 2017 के अनुसार 2040 तक भारत की ऊर्जा मांग कितना गुना बढ़ेगी? तो 2.5 से 3 गुना बढ़ेगी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? है ना। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था भारत में 2001 में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 इसमें आपसे पूछा गया है, BEE का पूरा नाम क्या है ना। BEE का पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। बी इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, उजाला योजना का संबंध किससे है? उजाला योजना का संबंध LED बल्ब वितरण से है। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए ऐसा नहीं है कि ये LPG, ठीक है ना, LPG गैस कनेक्शन से, ऐसा नहीं लगा कराना, ये दोनों में अंतर है। ठीक है ना। उजाला योजना और उज्ज्वला योजना में दोनों में अंतर है बाबू, आप लोगों को याद रखिएगा। ठीक है ना। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अच्छा समझा ही देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। देखिए जब भी उजाला योजना पूछेगा ना तो आपको याद रखना है LED बल्ब वितरण से। ठीक है। अगर पूछेगा उज्ज्वला, है ना, उज्ज्वला, उज्ज्वला योजना पूछेगा तब LPG कनेक्शन से। ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर इसमें पूछा है कि PAT योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। इसका मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाना। सी ऑप्शन आपका राइट है। एक चीज़ याद रखिएगा, श्याम पोर्टल पर अगर आप लोगों ने इंग्लिश में क्लास किया है तो आपका पेपर इंग्लिश में ही होगा। ठीक है। या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हो सकता है। ठीक है। चलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी दहन पर केवल पानी बनता है। ठीक है ना। क्योंकि हाइड्रोजन में दहन पर केवल क्या बनता है? पानी बनता है। ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है ना। ये अभी आपके न्यूज़ में भी रहा है। ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय हाइड्रोजन जो मिशन है ये 2021 में लॉन्च हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 इसमें आपसे पूछा गया है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मुख्य ईंधन क्या है? क्या कह रहा है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मुख्य ईंधन कौन सा होता है? थोरियम होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, भारत के पास विश्व के कुल थोरियम भंडार का कितना प्रतिशत है? तो 25% अकेले भारत रखता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन
इसमें आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ऊर्जा संरक्षण है ना, ऊर्जा बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है ऊर्जा की मांग को कम कर दें। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चले, इसमें आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 17, पूछा गया है GWP में 100 साल की अवधि में सबसे अधिक क्षमता किसकी है। सबसे अधिक क्षमता SF6 का है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है जलवायु परिवर्तन शमन का सबसे बड़ा तरीका क्या है। सबसे बड़ा तरीका है नवीकरणीय ऊर्जा अपनाना। ये ऑप्शन आपका राइट है। जलवायु परिवर्तन शमन का सबसे बड़ा तरीका क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा को अपना लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया है कार्बन सिक्विस्ट्रेशन का क्या अर्थ है। ठीक है ना, ठीक है बिल्कुल, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर संग्रहित करना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। तो जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर पूछा गया है ओजोन क्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार रसायन कौन सा है। मुख्य रूप से CFC गैस है ओजोन क्षय के लिए, या फिर ओजोन क्षरण के लिए, या फिर ओजोन को नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो ओजोन क्षयकारी पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने से है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर, इसमें पूछा गया है ओजोन छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया। ओजोन छिद्र देखा गया था सबसे पहले अंटार्कटिका में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है IPCC की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना करी जाती है 1988 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि COP21 पेरिस समझौते का लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य है तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। प्रयास 1.5 डिग्री सेल्सियस है अभी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 26, इसमें पूछा गया है भारत का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब लॉन्च हुआ। यह लॉन्च हुआ था 2008 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है NAPCC में कुल कितने राष्ट्रीय मिशन हैं। इसमें कुल 8 राष्ट्रीय मिशन हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चले, प्रश्न नंबर 28, इसमें आपसे क्या पूछा गया है नेशनल सोलर मिशन का लक्ष्य 2022 तक कितना था। तो इसका लक्ष्य था 100 गीगावाट। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 29, इसमें आपसे पूछा गया है जलवायु चरम घटना का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखें हीट वेव, बाढ़ और सूखा, ये तीनों क्या है, जलवायु चरम घटना के उदाहरण है ये तीनों, है ना। मानसूनी, जो सामान्य मानसूनी वर्षा है ये आपका नहीं है। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 30, समुद्र स्तर बढ़ने का मुख्य कारण है थर्मल का विस्तार और ग्लेशियर के पिघलने के कारण समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर, इसमें पूछा है भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। तो रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, इसमें पूछा गया है भूकंप का केंद्र पृथ्वी के अंदर कहाँ होता है। तो भूकंप का केंद्र जो होता है वो पृथ्वी के अंदर फोकस पर होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 33, इसमें आपसे पूछा गया है सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी क्यों आती है। तो समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तो क्या होती है, सुनामी आती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 34, इसमें आपसे पूछा गया है भारत में भूस्खलन के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे संवेदनशील क्षेत्र है हिमालयी क्षेत्र। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 35, NDMA का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है ना, NDMA का जो गठन है वह आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है 35 का।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36। इसमें आपसे पूछा गया है बाढ़ का सबसे सामान्य कारण क्या है? बाढ़ का सबसे सामान्य कारण है भारी वर्षा। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली सबसे खतरनाक गैस कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है हिमस्खलन मुख्यतः कहाँ होता है? हिमस्खलन 30 डिग्री से अधिक ढलान वाले बर्फीले पहाड़ पर हिमस्खलन होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए प्रश्न नंबर 39। इसमें आपसे पूछा गया है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कौन सा है? तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए UNCCD संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 40। इसमें आपसे पूछा गया है सूखे का आकलन किस सूचकांक से किया जाता है? सूखे का जो आकलन है वो SPI सूचकांक से किया जाता है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लीजिएगा। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 41। महामारी और स्थानिक मारिक रोग में मुख्य अंतर क्या है? इसमें मुख्य अंतर होता है भौगोलिक प्रसार का। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपका पूछा गया है WHO ने कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया था? तो 11 मार्च 2020 को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 43। इसमें आपसे पूछा गया है सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? क्या कह रहा है? सेंडाई फ्रेमवर्क, इसका संबंध किसके साथ है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 30 तक से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा है चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत हिंद महासागर में कब हुई? तो 2004 से। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 45। इसमें पूछा गया है बादल फटने की घटना में कितनी वर्षा होती है? बादल फटने की घटना में कितनी वर्षा होती है? तो 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक वर्षा होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 46। इसमें पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में पारित हुआ था 1986 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 47। इसमें पूछा गया है भोपाल गैस त्रासदी के बाद कौन सा अधिनियम बना? तो इसमें से बना था आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 48 48 नंबर है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1980 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 49। इसमें आपसे पूछा गया है भारत में EIA अधिसूचना पहली बार कब जारी हुआ? यह जारी हुआ था 1994 में। EIA अधिसूचना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 50। इसमें पूछा है कि जैव विविधता अधिनियम भारत में कब बना? जैव विविधता अधिनियम भारत में बना था 2002 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण से रामसर सम्मेलन का संबंध है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है सिटीज़ का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। इसका मुख्य उद्देश्य है वन्य जीवों के, है ना, वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न नंबर 53। इसमें आपसे पूछा गया है क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था 2005 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 54। इसमें आपसे पूछा गया है SDG में कुल कितने लक्ष्य हैं? SDG में कुल आपके 17 लक्ष्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 55। इसमें आपसे पूछा गया है SDG 13 का संबंध किससे है? इसका संबंध है जलवायु कार्रवाई से। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 56। इसमें पूछा गया है सतत विकास की अवधारणा पहली बार किस रिपोर्ट में आई? सतत विकास की जो अवधारणा है पहली बार ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में आई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 57। इसमें पूछा गया है LIFE मिशन पूरा नाम क्या है ना। लाइफ मिशन का पूरा नाम है आपका लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकृति आधारित समाधान का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है मैंग्रोव वनीकरण से तटीय सुरक्षा। सी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है बेसल सम्मेलन का संबंध किससे है। बेसल सम्मेलन का जो संबंध है वो जैव विविधता से है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।